Hello everyone, 8th class. Welcome back to our channel. Today we have finished the last chapter of your chemistry. कार्बन वाला चैप्टर 9th चैप्टर जो है फिनिश कर लिया है. अब इसकी जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में. डिस्कस क्या है कि आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर ऑब्वियसली. तो स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे पहले वाले और वो आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे. अगर नहीं है या कोई भी इशू है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज ले रखी जैसे मैं हमेशा करती हूँ. एंड आई मेंशन द पेज नंबर्स इन विच दीज पर्टिकुलर द आंसर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर देयर. So you can refer and I'll be explaining each and every questions as we proceed. So, okay, so the first one is, what is allotropy? And what are the different allotropes of carbon? As you can see that I have mentioned the page number 128 जिस पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे रखा है. एलोट्रोपी क्या है? ये जो पेज नंबर 128 है ना, इसकी टॉप पे आंसर दे रखा है. द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव द सेम केमिकल but different physical properties is called allotropy, and such forms are called allotropes. ये हो गया allotropy का आंसर. What are the different allotropes of carbon? वो उसके नीचे दे रखा है. दो allotropes, दो तरह के allotropes होते हैं. Two types, crystalline allotropes and amorphous allotropes. क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, एंड अमॉर्फस में कोक, चारकोल एंड कोल. तो ये सारा दे रखा है पेज नंबर 128 पर. ठीक है, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट इज, व्हाई इज ग्रेफाइट सॉफ्ट, स्लिपरी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, स्लिपरी क्यों होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ये आपका पेज नंबर 130 पे आंसर दे रखा है. जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि उसमें लेयर्स होती हैं. तो जो एक लेयर है उसमें तो कार्बन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो लेयर्स के बीच में जो इंटर लेयर बॉन्डिंग है, मतलब ग्रेफाइट की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी वीक होती है. तो इसकी वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है. एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट के ना कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से सिर्फ 3 बॉन्डिंग करते हैं, एक फ्री रहता है. ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा फ्री रहता है. हर कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है. सो दैट इज फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज वाई ग्रेफाइट इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. हीट का भी है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है. हालांकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है. सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 130. ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, व्हाट इज लैम्प ब्लैक एंड हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? लैम्प ब्लैक क्या होता है एंड उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 138. लैम्प ब्लैक आपको याद है, ऐसे ही पता होगा कि सूट या काजल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज लैम्प ब्लैक. तो पेज 138 पे इसका आंसर दे रखा है. 138 निकाल लेती हूँ मैं भी, because it will be easier for me to tell you the exact answer. 138 पे देखिए जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर दे रखा है कि इट इज़ द अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड प्योरेस्ट 98 to 99% कार्बन होता है इसमें. इसको कार्बन रिच सब्सटेंसेस को अगर हम हीट करते हैं इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन वी गेट दिस सूट, बिकॉज इट बर्न्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. जैसे कि मैंने आपको बताया दिवाली पे जो काजल बनाते हैं, दैट इज सूट. उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, दैट इज गिवन इन एक्टिविटी 6 पेज नंबर 138 पे पूरा आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी? कार्बन डाइऑक्साइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन इज ऑल्सो एन एक्टिविटी विच इज, ये दोनों ना एक्टिविटी हैं. ये भी एक्टिविटी है प्रिपरेशन इसकी, और ये वाली भी एक्टिविटी है. ये 138 पे दे रखी थी, ये 140 पे दे रखी है एक्टिविटी. हाउ टू प्रिपेयर CO2. आपको याद होगा वो वुल्फ्स बॉटल वाला जो लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर था, वो वाला डायग्राम है, वो वाली एक्टिविटी है. तो बेसिकली करना क्या है कि एक वुल्फ्स, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 140. वुल्फ्स बॉटल ली है जिसमें कि हम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल के टुकड़े, मार्बल के चिप्स डालेंगे उस बॉटल के अंदर, और फिर उसके ऊपर थिसल फनल के थ्रू हम क्या पोर करेंगे, CaCO3 प्लस HCl, डाइल्यूट HCl हम पोर करते हैं. और इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम
देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल की चिप्स, मतलब सिंपल पत्थर जो संगमरमर के पत्थर के टुकड़े हैं वो लिए हैं। HCl हमने डाइल्यूट HCl ऊपर से पोर किया है थिसल फनल के थ्रू वोल्फ्स बॉटल में, और जो हमारा अब रिएक्शन होगा इसके एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन वी विल गेट कैल्शियम क्लोराइड विच विल रिमेन इन द बॉटल प्लस H2O जो भी बॉटल में रहेगा, and you will get carbon dioxide gas which will evolve out, and since it is heavier than air it will be collected by upward displacement of air. ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप 2 लगा दें तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, ओके, अब ये बैलेंस हो गई है 2HCl। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर्स, व्हाई कांट सोडा एसिड एंड फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स बी यूज टू पुट ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स। द आंसर इज गिवन, एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए तो इट इज गिवन ऑन 144 कि फायर एक्सटिंग्विशर्स आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स। एंड सोडा एसिड एंड फोम टाइप दोनों जो हैं हम उनको इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज जब हम उनको यूज़ करते हैं तो CO2 के फोम के साथ उनमें वाटर भी निकलता है, लिक्विड वाटर ऑल्सो कम्स आउट, एंड वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल फायर्स में अगर इसको यूज़ करेंगे तो कंडक्ट जो है फर्दर कैरी होगा एंड इट विल बी फर्दर मिसहैप हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ सच बोथ ऑफ देम फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। उसमें हम यूज़ करते हैं जो हमारी CO2 वाला है ना, जिसमें CO2 सॉलिड आइस की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ओके, गिव लिक्विड CO2 होती है वो सॉलिडिफाई होके निकलती है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड शार्प एज्ड कटर। इसका आंसर दे रखा है आपको पेज नंबर 128 पे। डायमंड ज्वेलरी के लिए क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट शाइन होती है, मल्टी फैसेटेड होता है, हर तरफ से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए उसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। शार्प एज्ड कटर क्यों है? क्योंकि इसकी जो एजेस हैं बहुत शार्प होती हैं, सर्जिकल टूल की तरह भी यूज़ करते हैं, कटर की तरह भी यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई है, डेंसिटी भी हाई है, स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है। ये भी आप मेंशन करना शार्प एज्ड कटर में ना, ये भी मेंशन करना कि इसका स्ट्रक्चर भी बहुत रिजिड होता है। दैट इज़ वाई इट कैन बी यूज्ड या इट इज़ यूज्ड टू कट ग्लास ऑल्सो। ओके, देन ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड्स बनाने में क्यों यूज़ करते हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं। पेज नंबर 130 पे इसका आंसर दे रखा है, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वाई इज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इसके स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन के एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं और एक हमेशा फ्री रहता है। कार्बन में, ग्रेफाइट में जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। सो देयरफॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, वो फ्री हैं तो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करेंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ना तो ये आंसर इसका दे रखा है पेज नंबर 143 पे, लेकिन एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्योंकि देखो इसका क्या है आंसर कि ना तो ही ये कंबशन को सपोर्ट करता है, ना तो ये खुद कंबस्टिबल है, ना ये कंबशन को सपोर्ट करती है। सो इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर डज इट सपोर्ट कंबशन, ये इसका एक रीज़न है। दूसरा ये क्या है कि इट इज़ हैवियर देन एयर। अभी हमने पढ़ा था ना कि इसको कलेक्ट करते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। व्हाई? बिकॉज इट इज़ हैवियर देन एयर। तो जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे जब CO2 को स्प्रे करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो CO2 क्या आती है, सिंस इट इज़ हैवियर तो इट सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम एंड इट रिप्लेसेस द एयर प्रेजेंट देयर। तो CO2 नीचे आ जाती है, एयर हट जाती है, तो एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है बर्निंग ऑब्जेक्ट से, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी यूजफुल एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। Next, what is carbon cycle? How does it help in maintaining balance of carbon dioxide in atmosphere? कार्बन साइकिल क्या होती है? कार्बन की रिसाइकलिंग जो है, सर्कुलेशन है कार्बन का डिफरेंट फॉर्म्स में। ये दिस इज गिवन ऑन 143 नहीं, दिस इज गिवन ऑन 145. ओके, आई हैव रिटन द पेज नंबर इनकरेक्टली, इट इज़ 145 not 143.
ओके, सो कार्बन साइकिल क्या है? सर्कुलेशन ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कार्बन साइकिल, जिसका डायग्राम भी आपको, फिगर भी दे रखी है आपकी बुक में। और मेंटेन कैसे करती है? क्योंकि जितनी CO2 यूज़ होती रहती है वो रिप्लेनिश होती रहती है, दोबारा से एटमॉस्फेयर में वापस जाती है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, तो वो कार्बन साइकिल दे रखी है वहाँ पे आपको डायग्राम में, ठीक है। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कि बर्निंग है, व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, उनकी जो बॉडी डीके होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू, इन सब प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसको वापस से एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ओके, ग्रीन प्लांट्स यूज अप कर लेते हैं ना, ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट, वाई शुड वी नॉट स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विद अ कोल फायर? कोल फायर जहाँ बर्न कर रही है और कमरा बंद है, वहाँ पे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कुछ समय बाद, थोड़ी देर तो सब ठीक चलता है जब ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया है, लेकिन सो रहे हैं लोग, वो भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं अपनी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, प्लस ये कोल फायर बर्न कर रही है, तो कोल फायर को भी तो बर्न करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो ये भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है। तो अब ऑक्सीजन की कंटेंट कम होता जाएगा, तो अब CO2 की जगह क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी? CO। इनिशियली जब बर्न कर रही थी फर्नेस या अंगीठी जो है, वो तो CO2 प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो CO प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन बर्न्स टू फॉर्म CO। तो उसमें क्या होगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी इनहेल करेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को, और हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारे RBCs में प्रेजेंट होता है, पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है हमारी बॉडी के, उसको CO से, इस कार्बन मोनोऑक्साइड से बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है। इट हैज़ गॉट ग्रेट एफिनिटी फॉर CO, तो वो CO के साथ कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन की सारी साइट्स को बाइंड कर लेता है। ये आप ये कहिए कि ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए अब कोई जगह नहीं बची, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड वी डाई ऑफ सफोकेशन। पहले बंदा बेहोश हो जाता है, पर्सन लूजेस कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस आती है, देन फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं। सिंपल रीज़न क्या है? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई। पॉइजनिंग इन द सेंस कि जितना भी हीमोग्लोबिन था, जिसको कि ऑक्सीजन कैरी करनी थी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना था, वो सारा के सारा CO के साथ कंबाइन हो गया, तो ऑक्सीजन के लिए कोई स्पेस नहीं बचा, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। तो जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली दे विल डाई। तो धीरे धीरे दैट इज़ वाई इट लीड्स टू डेथ, अगर टाइमली उसको नहीं देखा जाए तो। Okay, differentiate between graphite and diamond. The answer is given on page number 131. सिंपल सी एक आपको क्लियर टेबल दे रखी है पेज नंबर 131 के टॉप पे, और उसके जो डिफरेंसेस हैं, 6 डिफरेंसेस हैं, वो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये तो आपको नोटबुक में लिखना है, तो 6 के 6 लिखने पड़ेंगे। एग्जाम में जैसा आपका क्वेश्चन हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, उसके हिसाब से आप लिखिएगा। 3 मार्क्स का है तो 3 या 5 आपकी टीचर बताएंगी, जैसे, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स में टीचर के थोड़े से इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना चाहिए। वैसे तो हर समय करना चाहिए, लेकिन इंटरनल एग्जाम्स में थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। Okay, next is what are crystalline and amorphous forms of carbon? Give two uses or each of their different types. अब ये long answer question है, इसीलिए जो हमने अभी शॉर्ट्स में किया था वो रिपीट हो रहा है। क्रिस्टलाइन एंड अमोफस फॉर्म्स क्या हैं? ये पेज 128 पे दे रखा है ना। डायमंड, ग्रेफाइट और जो फुलरीन्स हैं वो क्रिस्टलाइन हो गई, कोक, कार्बन और चारकोल अमोफस हो गया, सॉरी, कोक, चारकोल और कोल अमोफस फॉर्म्स हो गए। उनके यूजेस बताने आपको, दे आर ऑल गिवन ऑन पेज नंबर 128, वहाँ से आप रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 133। डिफरेंट तरीके के कोल क्या होते हैं और उन सबका यूजेस या डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि आप अल्फ़ाबेटिकली याद कर लीजिएगा। 4 तरह के कोल्स हैं आपके पास जो आपको पढ़ने हैं, वो आप अल्फ़ाबेटिकली कर लीजिए। सबसे पहला है ए से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ लिख देती हूँ मैं। ए से आप स्टार्ट कर लीजिए। तो ए से हो गया एंथ्रासाइट, बी से हो गया बिट्यूमिनस, एल से हो गया लिग्नाइट और पी से हो गया
पीट, ABLP। तो इसमें आप ए सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, उसकी थोड़े से फीचर्स लिख दीजिएगा। बी सेकंड बेस्ट, एल थर्ड बेस्ट एंड पी इज़ दी इन्फीरियरिस्ट, सबसे इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो पीट होता है, उसमें सबसे कम परसेंटेज होती है कार्बन की, ठीक है। तो ए सबसे बढ़िया है, पी सबसे इन्फीरियर है। इनके बारे में आप थोड़ा लिख दीजिएगा कि किसमें कितनी परसेंटेज होती है। दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 133. Okay, next is what is destructive distillation of coal? Explain the process and various products obtained by it. Destructive distillation of coal is given on 134. पूरी process दे रखी है। एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी है और उसके थ्रू आप वो पूरी आपको एक्टिविटी पूरी ही लिखनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द डायग्राम, और जो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना उसमें वो बताने पड़ेंगे कि कोक बनता है, कोल तार बनता है, मोनिकल लिकर और कोल गैस, ये सब। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चारकोल एंड हाउ आर दे ऑब्टेन्ड। अब आपसे पूछिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चारकोल, तो आपने कितनी तरह के चारकोल पढ़े हैं? वुड चारकोल पढ़ा है, शुगर चारकोल पढ़ा है, एनिमल चारकोल पढ़ा है ना। एनिमल चारकोल को बोन चारकोल भी कहते हैं। तो वो तीनों के बारे में आपको लिखना है और ये बताना है हाउ आर दे ऑब्टेन्ड। सो दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड चारकोल, जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। एनिमल चारकोल है जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, एंड शुगर चारकोल विल बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर। वो सारी प्रोसेस 135 एंड 137 पे दे रखी हैं, वो आपको लिखनी है, डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर इट्स साइड इफेक्ट्स एंड व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट। दिस इज गिवन ऑन पेज 146। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? अ राइज इन द जनरल टेम्परेचर ऑफ द होल वर्ल्ड, अर्थ का, ग्लोब का एक जनरल टेम्परेचर जो राइज हो जाता है, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। एंड इफेक्ट्स क्या है उसके? इट हैज़ गॉट वेरी बैड इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स हम कह सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं कि इट एडवर्सली अफेक्ट्स आर रेन पैटर्न। ये पेज 146 पे इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। हमारे जो क्लाइमेट को डिस्टर्ब करता है, रेन के पैटर्न को, मॉनसून के पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, फ्लड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे क्रॉप्स की जो सोइंग सीजन्स हैं या जो राइपनिंग सीजन है, जो हार्वेस्टिंग सीजन्स है, वो भी एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। मतलब पूरा ऊपर नीचे हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत सारे होते हैं। और वो आपको पता ही है कि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, सबलाइंग जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज होने के उनके चांसेस रहते हैं। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट? सबसे पहली बात तो है कि यू प्लांट, एवरीवन शुड प्लांट as many trees as possible, जितने हो सके पेड़ लगाए जाए। as many trees as possible should be planted, and we should control our जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करें, वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस करें इनफैक्ट, या जो हमारे इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर जो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी अनअवेयर हैं हमारे एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स से। एक्चुअली अनअवेयर वो इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, दे डू नॉट हैव सो मच मनी, सो दे आर मोर वरीड अबाउट देयर लाइवलीहुड, कि उनका सर्वाइवल मेन इशू होता है। एनवायरनमेंट को तो वो बाद में देखेंगे। तो एक्चुअली एजुकेशन एंड अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके, इन सब चीज़ों को। Okay, next is what happens when sodium hydroxide reacts with carbon dioxide. Sodium hydroxide और CO2 जब react करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस एंड CO2 इज़ एन एसिडिक गैस। तो ये दोनों जब रिएक्ट करती हैं, मतलब बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एसिड के साथ, तो क्या बनता है? सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर। सॉल्ट एंड वाटर जहाँ बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो sodium hydroxide reacts with CO2 to give sodium carbonate plus water. So this is the reaction. Carbon dioxide reacts with coke. Carbon dioxide जब coke से react करता है, मतलब CO2 plus C, तो carbon dioxide is reduced to carbon monoxide. Carbon dioxide एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन था, अब रिडक्शन हो जाएगा, मतलब एक कार्बन एटम के पास एक ही ऑक्सीजन एटम रह जाएगा, तो CO2 got reduced to CO. तो ये वाला रिएक्शन आपको लिखना है, CO2 प्लस C gives 2CO, ठीक है। ये रिडक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कोक एंड इज रिड्यूस्ड, ये रिडक्शन रिएक्शन होता है। और जो ये पहले वाला था ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था ये। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिखा रखे हैं आपको। यहाँ पे मैं लिख दूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन केस यू फॉरगेट, ठीक है। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
अब देखो थर्ड वाला आपसे पूछा है, थर्ड क्या पूछा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो क्या होगा। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, मतलब एक कंपाउंड को हीट करके उसको ब्रेकअप कर रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये आप नाइन्थ में पढ़ेंगे और डिटेल में, एट्थ में भी तो थोड़ा सा पढ़ा है, नाइन्थ में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड इज हीटेड। ये इस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, इट सिंबलाइजेज हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड। ओके, next is a moist blue litmus paper is brought in a jar containing carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, एसिडिक है। लिटमस पेपर में क्या होता है, एसिड, जो एसिड की प्रेजेंस में लिटमस पेपर कलर चेंज करता है, ब्लू होता है तो वो रेड हो जाता है, रेड होता है तो रेड ही रहता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो CO2 है वो एसिडिक गैस है, दैट इज वाई द ब्लू लिटमस विल टर्न रेड। So these were the descriptive questions. Now application or skill based questions, observe the given picture and answer the following questions। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखना है। एक लेडी चूल्हे पे रोटी बना रही है, राइट। सो इज दिस प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग फूड गुड, वाई और वाई नॉट। ये प्रैक्टिस अच्छी है क्या, ये अच्छी नहीं है, वाई नॉट, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक। इसमें फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है और ये इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। व्हाट कैन बी इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, ऊपर से जो बंदा कुक कर रहा है ना उसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बिकॉज शी, और मोस्टली शी ही होती हैं, लेडीज़ ही कुक कर रही हैं विलेजेस में, तो शी विल बी इनहेलिंग अ लॉट ऑफ CO and CO2, it will damage her lungs। how can it be prevented? ऐसे कोई मेथड्स यूज़ किए जाएं, जैसे कि आजकल गोबर गैस है या और एडवांस टेक्निक्स हैं, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू विलेजेस, तो जहाँ पे कि स्मोकलेस फ्यूल ये लोग यूज़ करें, बायोगैस जो हो गई उसको यूज़ किया जाए और इन कन्वेंशनल मेथड्स को अवॉइड किया जाए। ओके, इससे क्योंकि पोल्यूशन भी हो रहा है और हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज नॉट गुड। अब विलेजर्स इसको क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो जैसे नॉर्मल एक विलेज हाउस होल्ड की बात करें तो देव गॉट सम एनिमल्स ऑल्सो, दे कीप एनिमल हस्बेंड्री एंड दे परफॉर्म एनिमल हस्बेंड्री, तो दे आर कीपिंग एनिमल्स। किसी के पास गाय होती है, भैंस होती है, कुछ भी थोड़े बहुत एनिमल्स होते हैं, तो वो जो उनका डंग होता है, जो एनिमल वेस्ट होता है, उसको वो केक्स बना के, डंग के केक्स बना के, मतलब जो कंडा बोलते हैं हम जिसको हिंदी में, उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, तो वो उनको बहुत सस्ता पड़ता है, इट इज़ वेरी कॉस्ट कटिंग करते हैं वो, मतलब उनको बहुत कॉस्ट एफिशिएंट पड़ता है, उनको कहीं से कुछ खरीदना नहीं पड़ता। और अगर वो कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करेंगे या सेफ मोड्स यूज़ करेंगे, तो दे हैव टू स्पेंड सम मनी इन परचेजिंग फ्यूल एट्सेट्रा, दैट इज़ वाई दे प्रिफर दिस मेथड ऑफ कुकिंग, कि इनको यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। एज आई टोल्ड यू दैट विलेजेस आर, सम ऑफ द villages might be very prosperous, but most of Indian economy में, Indian villages, they are not very prosperous, so they have to, people do follow these methods just to save money। तो बट गवर्नमेंट इज़ रियली मेकिंग एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट कर रही है इन लोगों के लिए, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। ओके, सो दिस फिनिशेज विद योर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू करिए, पढ़िए और इन्जॉय करिए अपनी स्टडीज़ को।